आज का हमारा टॉपिक है नवम भाव। लाल किताब की जो व्याख्या है पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद इसके रिसर्च के पॉइंट देखेंगे। तो काल पुरुष की बॉडी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे धनु राशि आती है। इसका स्वामी है जुपिटर और इस घर का कारक ग्रह भी गुरु है। गुरु और कौन से घर का कारक आपको बताया था? दूसरा, पहला, दूसरा, पाँचवा, नवा, 11वां और 7वां भी। 7वें वैसे शुक्र है, हाँ, लेकिन कई बारी कारक 2 मत है ऐसे तो बुध को भी बोलते हैं। हाँ, तो गुरु यहाँ पे प्रिजाइडिंग हो गया। नीति नियम कानून का संबंध भी इसी घर से है। भाग्य का तो है ही है। तीर्थ स्थान की यात्राएं कितनी करोगे, लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको कितनी मिल सकती है। और मेरा जो अनुभव है, मैंने ये देखा कि पूर्व जन्म इस घर से देखा जाता है। जो मैंने जितनी स्टडी करी है, कुछ राइटर इसको दूसरा भी मानते हैं, अगला जन्म भी मानते हैं। वो पूर्व जन्म को 5वां घर मानते हैं। अगला जन्म भी 10th नहीं हो सकता का तो कर्म नहीं, किस तरह से कर रहे हैं। 5वां और 9वां ही 2 घर, तो ये 2 ही रहेंगे। लेकिन जो है बेसिकली जद्दी मकान यही है, पेरेंटल मकान यही है। तो आप चूँकि पेरेंटल मकान में तो जन्म लोगे, लेंगे बिल्कुल, तो इसलिए आपका पूर्व जन्म तो यहीं से देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने पूर्व जन्म में क्या काम किए, वही चीज़ आपको यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करेगी। अंकल जी जद्दी मकान निकाल के थी, किराए का मकान जन्म लेना है ना, मतलब ना हाउस थोड़ा उसका नवा हाउस कमजोर होगा, तभी जद्दी मकान है ही नहीं, है ना। पर आइडिया कर सकते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना जी? बिल्कुल। यही मकान है जहाँ से समुद्री हवाएं शुरू होती हैं, ये भी आपको बताया था। दूसरे घर के पहाड़ से टकराती हैं, चौथे घर के मैदानों पे वर्षा करती हैं। तो ये जो घर है, पत्नी का छोटा भाई बहन यानी साले साली, ये भी इसी घर से देखते हैं। बिल्कुल जी, सप्तम से तीसरा हो गया जी। ये भावात भावों का सिद्धांत है। ये एक भाव से दूसरे भाव में जाना, भावात भावों का सिद्धांत। कोई नवम से नवम, पंचम से पंचम। फिर जातक के छोटे भाई बहन तथा पति पत्नी का विचार भी यहीं से होता है। प्राचीन ज्योतिष और लाल किताब दोनों ही अष्टम घर को मौत मानती हैं और अष्टम घर नवम से 12वां पड़ता है। इसलिए जातक जीवित जब तक इस संसार में रहता है तब तक उसका धर्म शेष रहता है, और जैसे ही उसका धर्म समाप्त हो जाता है जातक इस संसार से चला जाता है। उच्च शिक्षा का विचार, पिता का विचार भी इसी घर से किया जाता है। पिता के विचार के बारे में भी कंट्राडिक्शन है। कोई दशम से देखता है, कोई दशम से देखता है, कोई नवम से देखता है। वैसे अंकल जी माता का सामने दशम इसलिए तो देख दे ना, नवम फिर क्यों, किस कारण माना गया जी? किस कोई भावार्थ भावना? नवम ये है जी कि मैंने आपको बताया है कि पहला घर तो हो गया केंद्र का, जो तो हो गया विष्णु भगवान का, फिर लक्ष्मी का पंचम, तो ये त्रिकोण है। तो इसमें ये दोनों साथ रहते हैं। तो पिता इसलिए हो गया कि सृष्टि की रचना तो यहीं से शुरू हुई ना। जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कह के सृष्टि की रचना कराई, वो यहीं से है, मूल तो यहीं से निकला, इसलिए इसको पिता मानते हैं। पिता आप कोई अपना पिता नहीं है, ये जगत पिता की बात हो रही है। विष्णु कृष्णम वंदे जगत गुरु ये कहते हैं ना। नवम में विष्णु और लक्ष्मी दोनों का दोनों ही रहेंगे, इसलिए तो वहीं से, हाँ, त्रिकोण इसलिए कहते हैं इसको। देन प्राचीन ज्योतिष ने इस घर के कारक सूर्य और गुरु को माना है और लिखा है कि जिसकी कुंडली में नवेश कमजोर होता है लेकिन सूर्य और गुरु अच्छे हैं तो भी उसका भाग्य अच्छा फल करता है, क्योंकि ये दोनों इस घर के कारक हैं। अब पुराना अपना जो ज्योतिष है वो ये कहता है कि इस घर में सारे ग्रह शुभ होते हैं, लेकिन लाल किताब में थोड़ा कंट्राडिक्शन, कारक के कारण फर्क डालेगा। हाँ, लाल किताब ये कहती है कि बुध और शुक्र इस घर में खराब है। रीजन गुरु के शत्रु हैं, इसलिए हाँ, ये दोनों ग्रह शत्रु के हैं। और लिखा है कि शुक्र नवम में हो तो मंगल खराब हो जाता है। शुक्र नवम में हो तो मंगल को ऑटोमेटिकली खराब कर देता है। हाँ, मंगल को खराब कर देता है। और किसी का शुक्र नवम घर में वह बच्चे को गोद ले लेता है तो उसकी मिट्टी अंत तक खराब होती है। ये बड़ा गहरा पॉइंट है, बहुत डीप पॉइंट है। उसकी मिट्टी यानी शुक्र खराब, शुक्र की मिट्टी खराब हो गई, यानी शुक्र था मिट्टी। हाँ। कहने का मतलब शुक्र को खराब करता है अगर कोई व्यक्ति बच्चे को गोद ले लेता है। हाँ, शुक्र को खराब कर रहा है। और हाँ, मिट्टी का दोनों इसलिए लगा लिया ना, इसीलिए कहते हैं कि अनाथालय में दान नहीं देना चाहिए जिसका शुक्र 9वें घर में हो या 10वें घर में भी हो।
अगर वो अनाथालय में दान करता है या बच्चे को गोद लेता है तो उसकी खुद की मिट्टी खराब हो जाती है, वो भिखारी हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। ये चीज़ इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब एक नया रिसर्च का पॉइंट हो रहा है कि 9वें घर में कहता है जो ग्रह हो उस रंग का पत्थर अपने घर में फर्श पर ना लगाएं। हाँ, मान लो 9 में राहु पड़ा है, जैसे मेरे पड़ा है, अब अगर नीले रंग का पत्थर घर में लगा देते हैं तो वो नुकसान ना करेगा, क्योंकि वो सारा दिन पैर उसके ऊपर चलेंगे, तो पैर चलने से क्या है कि वो ग्रह और ज़्यादा खराब करेगा। और 9वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो उस घर की राशि के हिसाब से पत्थर लगाने से पैर के नीचे आएगा, जो खराबी पैदा करता है। अब मान लो मीन राशि आ गई तो गुरु का जो भी रंग पीला हो गया, हाँ पीला हो नहीं गया, लगाने चाहिए, वो पत्थर नहीं लगाना चाहिए। देन लाल किताब ने इस घर में बुध को खराब माना है, क्योंकि यह घर गुरु का है और जातक तुतलाकर बोलता है। बुध वाणी का कारक हो गया, गुरु का शत्रु है आपस में। तब बुरे बुध को कहते ठीक कर दो आप, वो कन्या की हेल्प करके, तो आपका जो है ये दांत साफ कर लो तो बुध ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पर आप नाक भी छिदवा सकते हैं, गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, स्कूल के छोटे बच्चों को कापी किताबें भी बांट सकते हैं, उससे गुरु मजबूत हो जाएगा और बुध भी ठीक हो जाएगा। सूर्य को इस घर में अच्छा माना गया, लेकिन जातक पीतल का बर्तन धोकर अपनी रसोई में रखे। इस घर में सूर्य हो तो जातक का जन्म 2 बजे के बीच में होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट, सिंपल ही है, आपको पता है, लेकिन किसी के लिए नई बात है ये, भाई 2 बजे का जन्म कैसे हुआ। और उसमें गर्मी होती है क्योंकि दोपहर है ना, सूर्य तो क्लॉकवाइज यूं चल रहा है, क्लॉकवाइज चलते चलते दोपहर तक यहाँ आ जाता है। 10वां घर है तो 12 बजे का जन्म है तो 10वां घर आ जाएगा। देन गर्मी होती है, इसलिए जातक का स्वभाव धार्मिक रहेगा, अपने दीन ईमान पर रहें और दूसरे का परोपकार करते रहें तो सूर्य अच्छा फल देता है। चंद्रमा इस घर में हो तो गुरु से प्रभावित होगा, जातक की पढ़ाई लिखाई ठीक होगी, माता की सेवा में करने से भाग्य चमक जाता है। और उस व्यक्ति को अपने जीवन में तरक्की के लिए अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये पॉइंट क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि चंदन का तो राहु होता है, चंदन का तिलक लगाने से राहु मजबूत होता है। तो राहु को स्थापित क्यों करते हैं, ये एक रिसर्च का पॉइंट है। यह घर धर्म स्थान का माना गया और इस घर में बैठा उस ग्रह से संबंधित चंदन का तिलक लगाने से जातक का भाग्य जाग जाएगा। हाँ, ये पॉइंट अब क्लियर होता है कि जो ग्रह बैठा हो ना उस घर से संबंधित चंदन का तिलक लगाने से, चंदन भी कई आते हैं, कोई काला चंदन आता है, कोई वाइट चंदन आता है, तो उस हिसाब से। लाल किताब ने ग्रहों का संबंधी बतलाया है कि ग्रह अपने वर्ष में भाग्य जगाएगा जब गोचर में आएगा। तो इस ग्रह की राशि ग्रह जिस घर में बैठे, हाँ, ग्रह का संबंध इसी घर से है। मंगल सूर्य अगर 9 में है तो लाल रंग का चंदन तिलक पे लगाना, माथे पे लगाना चाहिए, वो तो क्लियर हो गया। हाँ, मंगल सूर्य, गुरु हो गया तो पीला हो गया, शुक्र हो गया तो वाइट हो गया, चंद्र हो गया बैठा है उसका चंदन, जो उसका चंदन माथे पे लगाओगे तो वो स्थापित हो जाएगी, तो कायम कर लिया ना। मंगल को 9वें घर में लाल किताब ने बहुत अच्छा माना है, यहाँ तक कि लिखा है कि जब मंगल इस घर में आता है तो सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। मंगल को भाई, हिम्मत, हौसला सबका कारक है और ये 28वें साल से भाग्योदय करा देता है। यहाँ पर माथे पे आप लाल चंदन का टीका लगा लो तो भाग्योदय होता है। गुरु की बात करते हैं अब। गुरु अगर 9वें घर में आ जाए तो लाल किताब लिखती है कि घर में गुरु 9 निधि और 12 सिद्धि का दाता माना गया। वैसे सिद्धियाँ होती 8, अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि, लेकिन ये 12 सिद्धि दे रहा, हो सकता है कोई और भी रिसर्च का पॉइंट है। बड़ा बढ़िया ग्रह है, वो बहुत बढ़िया फल देता है ना जी। तो 9वें गुरु वाले को ये भी देखा गया कि जातक धार्मिक और अच्छा होता है, ऐसा जातक नीति नियम का पक्का होता है और सादा जीवन और उच्च विचार वाला होता है। जितना परोपकार करेगा उतनी उसकी उन्नति होती है। मांस, शराब, अंडे से परहेज रखें और किसी की चुगली निंदा नहीं करो तो आपका भाग्य चमकेगा, नहीं तो भाग्य खराब हो जाएगा। अब ये भी एक रिसर्च का पॉइंट है कि 9वें घर में अगर आपका राहु बैठ जाता है तो वो भी नुकसान नहीं करता। राहु खुद अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो ये भी शायद फल दीपिका में या उत्तर कालामृत में लिखा गया है कि ये नुकसान नहीं करता है त्रिकोण में, और त्रिकोण में तो बिल्कुल नहीं करता। जिस घर में राहु बैठता है उसी के फल देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब मान लो धनु राशि है जैसे हमारी कुंडली में और हमारा गुरु उसका 4थे घर में है, तो राहु बेसिकली यूँ तो नुकसान चलो हो गया जो होना था, बट एथिकली नुकसान नहीं होगा।
धर्म स्थान की यात्राएं भी कराएगा और गुरु की तरह ही फल देगा। तो इसलिए यहाँ पे राहु बैठ के अपनी नीचता छोड़ देता है गुरु के घर में। इसलिए अब शुक्र की बात करते हैं। 9वें घर में शुक्र लाल किताब ने खराब माना है। अनुभव में हमने ऐसा भी देखा है कि शुक्र अपने घर का स्वामी होकर सब राशि मित्र का होकर इस घर में बैठ जाए तो अच्छा फल कर सकता है। तुला का या वृष का, ठीक है, या मीन का, मीन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप गरीबों की दुखियों की मदद करते रहो, गऊ को हरा चारा डाल दो, तो ये शुक्र सही हो जाता है। अब शनि की बात करें। शनि इस घर में होने से लाल किताब लिखता है कि जातक अपने जीवन में 3 मकान बनाता है। जब तक जातक 3 मकान नहीं बना लेता तब तक उसका जीवन समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा एक अनुभव किया गया है पुराने ज्योतिषियों का लाल किताब के अनुसार। क्योंकि शनि मकान का कारक है और यह घर त्रिकोण है, इसलिए 3 मकान बनाने से अंतिम जीवन माना जाता है। अपने त्रिकोण बोल रही हैं, 3 मतलब 3, इसलिए 3 मकान। अनुभव ये भी आता है कि अच्छे कर्म करने से ये ग्रह शांत भी होते हैं और शनि के बुरे प्रभाव से बचत हो जाती है। 9वां घर भाग्य धर्म का है, इसलिए जब तक किसी की निंदा चुगली ना करे, झूठ ना बोले, तो शनि अच्छा फल करता है। निंदा चुगली करने से शनि खराब हो जाएगा और नुकसान करना शुरू कर देता है। राहु की अब बात करते हैं। 9वें घर में शुक्र राहु जो है गुरु से प्रभावित होता है। गुरु राहु एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि गुरु सबको अच्छा करता है। अब कई जगह ये भी लिखा है कि गुरु राहु सम है, नुकसान नहीं करते, और गुरु शनि भी सम है। इवन गुरु शनि अगर अष्टम 9वें बैठ जाए तो ये संन्यास योग बनाते हैं, इसको प्रवज्या योग कहते हैं, दोनों की प्रवृत्ति। हाँ, तो गुरु और राहु भी अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो वैसे अनुभव के अनुसार नुकसान नहीं करते। ये इस राइटर का मत हो सकता है। 9वें घर में बुध शुक्र राहु के साथ बैठने से गुरु ग्रह का ऋण बन जाता है, इसलिए गुरु का ऋण उतारना जरूरी होता है। लाल किताब के अनुसार राहु 9 में हो तो जातक पागलों का डॉक्टर होता है। उसके संपर्क में ऐसे ही लोग आएंगे पागल हैं, बोलते ज़्यादा हैं, उस तरह के, क्योंकि राहु का संबंध है पागल, लूले, लंगड़े और मानसिक रोगियों से, और भाग्य में बोलेंगे तो जातक उनका डॉक्टर हो जाता है। इसलिए राहु को खराब माना जाता है। तो इसलिए वो अब जितना ऐसे लोगों की सहायता करता रहेगा उसको फायदा भी हो सकता है। राहु केतु छाया ग्रह और जब अच्छे घर में बैठ जाते हैं तो अधिक खराबी पैदा करते हैं। जैसे राहु सबसे अधिक माँ बाप की 8वें घर में बढ़ता है, क्योंकि 8वां घर मौत का है। राहु के ऊपर जब शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो राहु ठीक फल करना शुरू कर देता है। अब लास्ट बात करते हैं हम केतु की। तो ये गुरु का मित्र है और धनु मीन राशि में अच्छा फल करता है। लाल किताब में राहु को शांत बुद्ध के उपाय से किया गया और केतु को शांत गुरु के उपाय से किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुद्ध के उपाय से किसको शांत करते हैं? राहु को, और गुरु के उपाय से केतु को, क्योंकि यहाँ उच्च के होते हैं ना इनकी राशि। अनुभव में ये देखा गया केतु 9वें घर में अच्छा फल देता है। इसका एक कारण यह भी है कि केतु जब 9 में होता है तो राहु तीसरे होता है, इसलिए दोनों छाया ग्रह ठीक फल करते हैं। केतु को मोक्ष का कारक मानते हैं, इसलिए जिसको दवा देगा वह ठीक हो जाएगा, जिसको आशीर्वाद देगा वह आशीर्वाद उसको लगेगा, फल जाएगा। केतु 9वें में जातक को धार्मिक और परोपकारी बनाता है। जितना परोपकारी होगा उसकी उतनी ही तरक्की ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया इसका हाउस वाइज और स्टार वाइज डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं कि इसका जो है लेटेस्ट रिसर्च। अगर खाली और सामने बैठा हो तो ये भी जाके सोया हुआ का सिस्टम लगेगा। वो तो लगता ही लगता है, वो तो सारों में लगेगा, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है ना। वैसे अष्टम से द्वितीय पे ज़्यादा जोर पा रहे हैं। हाँ, अष्टम द्वितीय में ज़्यादा, 8वां मौत का है ना। 9वें घर का संबंध ये भी बताता है कि हम दिन भर में कितने व्यस्त रहेंगे, जीवन में संघर्ष कितने करेंगे। और यह व्यस्तता ऐसी होती है जिसको हम अच्छे अनेक कामों के लिए खर्च करते हैं। यह आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हो। आज हम बिजी हैं, पता नहीं विद वर्क हैं या विदाउट वर्क हैं, बिजी तो हैं और अपने हिसाब से अच्छे काम ही कर रहे हैं। कोई जुआ सट्टा नहीं खेल रहे, एक सत्संग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एक रिसर्च का पॉइंट है। यदि इस घर का असर खराब हो तो व्यक्ति अपने जीवन का बहुत सा समय बेकार की बातों में वेस्ट कर सकता है। इधर बैठ गया, उधर बैठ गया, गॉसिप कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। कहते हैं ना, 4 यार मिल जाएं तो बोतल भी खोल सकते हैं और 4 यार मिल जाएं तो चर्चा भी कर सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं। वही बात है। कैसी होगी? अब मकान के अंदर के हिस्से की बात करें तो ये हमारे बुजुर्गों के घर से संबंध रखता है। ये जद्दी मकान वाली बात आ गई। किंतु हमारे मकान के अंदर की पैमाइश यानी उसका क्षेत्र कितना है, वर्गाकार है, तिकोना है, वो इसी घर से जाना जा सकता है।
मानसिक तौर पर यह घर हमारी जागृत अवस्था का कारक है। इसके साथ हमारे अंदर रूहानी मात्रा कितनी है, ये भी 9वां घर में दिखता है। अब यही गुरु और राहु अगर 9वें में है तो ये आदमी को सूफीज़म की ओर ले जाते हैं, तो रूह से अटैच हो जाता है ना। राहु मिस्टीरियस गया है वो। हाँ, तो दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर किस हद तक उन्नति करेगा, इसका संबंध इसी घर से देखा जा सकता है। फिर धर्म कर्म, ज्ञान का घर, परोपकार का घर, ये सारी बातें 9वें घर से देखनी पड़ती है। अब इम्पोर्टेंट बात इसमें यह आती है कि पहला घर दूसरे लोगों पर 25% परोपकार करता है, लेकिन 9वां घर जो दूसरे पर परोपकार करने की शक्ति है वो 75% तक परोपकार करवा देता है। फर्स्ट 25 है, ये त्रिकोण हो गया ना, भाग्य 25 और 5वां घर 50, 25 और 50 75, ये त्रिकोण हो गया। तो हमारे उम्र के भागों के संबंध में यह घर हमारे ग्रस्त जीवन और बुढ़ापे के समय विशेष संबंध रखता है। भाग्य के लिए बोलें तो लाल किताब का जुमला है कि किस्मत की बुनियाद है। इस घर की स्थिति से हम ज्ञात करते हैं कि हमारे भाग्य की बुनियाद कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर है। घर के अंदर के सामान के संबंध में अगर बात करता हूँ मैं, तो ये घर मकान के उस हिस्से से संबंध रखता है जहाँ बैठकर हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं। कुछ हालातों में हकीम या डॉक्टर लोग जहाँ बैठकर अपना काम करते हैं वो भी। अब बात करते हैं धन के संबंध में, तो धन के संबंध में हमारे बुजुर्गों की धन की बचत ही क्या है वो इस घर से देख सकते हैं। जद्दी भी कह सकते हैं इसको, जद्दी प्रॉपर्टी। दूसरे शब्दों में हम अपने बाप दादा या पुरखों से क्या प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैसे द्वितीय तो भी हिसाब लगाया जाता है ना जी? हाँ, द्वितीय से भी लगता है, परिवार का घर होगा जी। वहाँ तो हो जाता है बंटवारा, 2 भाई हो गए, एक ने एक मकान ले लिया, एक ने दूसरा ले लिया, बाप को बांट लिया, वहाँ तो माँ को बांट लिया। ये आपका खुद का है भाई, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलनी है कि नहीं मिलनी। घर में एक बच्चा नहीं बोलता, 2 भाई लड़ते हैं, वो कहते ठीक है मेरे को जो देना दे दो, वो ये चीज़ आ रही है। मतलब उसको घर बैठे प्रॉपर्टी मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये घर स्ट्रॉन्ग है तो। अदरवाइज वो जोर लगा ले तो भी नहीं मिलेगी, कोर्ट में चला जाए तो भी नहीं मिलेगी। तो यही घर हमारे बीते हुए जमाने का यानी कि भूतकाल का कारक है। भूतकाल आ गया अगर वर्ड, तो मीन्स हमारा प्रीवियस बर्थ भी इसी से आएगा। प्रीवियस भी इसी से आएगा। हमारे पिछले जन्म के जीवन के संबंध में इसी घर से जाना है। ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। जो मैं आपको बोलता हूँ ना, पूर्व जन्म किससे पता लगेगा, पूर्व जन्म इसी से देखना चाहिए, 9वें घर से। हमारे बचपन के ज़माने का संबंध भी इसी घर से। इसका कारण यह है कि हम अपनी कोशिश से तो कुछ नहीं कर सकते, किंतु जो हमें सुख साधन मिलेंगे उसका भोग हम पिछले जन्म के कारण से करते हैं। इसलिए पिछले जन्म से जो हम लिखवा के लाए हैं वो इस घर में इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इतने आपके नंबर हैं, ये आपकी मार्कशीट है भाई। आपको 100 में से 20 नंबर मिले कि 40 मिले कि 70 मिले कि डिस्टिंक्शन आई, वो सारी 9वें घर से पता लगा लो आप ये क्या आया। इसीलिए इसको पूर्व जन्म का कहते हैं। दुनियावी तौर पर देखते हैं कि यह घर हमारे उन बुजुर्ग आदमियों का संबंध है जो आयु में हमसे बड़े हों या रिश्तेदार हैं। हम उनसे किस मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनका संबंध भी 9वें घर से है। जानवरों की बात करें तो हंस, बुलबुल, नीलगाय और पानी और खुश्की पर चलने वाले जानवर, उनका इस घर से ज़्यादा संबंध होता है। हमारे घर के अंदर या जीवन में धर्म स्थान कैसे होंगे, हम कितनी यात्राएं करेंगे, कितने तीर्थों पर जाएंगे, ये भी इस घर से पता लगता है। बुजुर्ग हमारे घर में कैसे रहे और उनके जीवन का अंत कैसा हुआ, ये भी इसी घर से पता लगता है। अब जैसे 9वें घर में राहु नीच राशि का था हमारे, तो फादर की डेथ 48 की एज में हो गई और बड़ी रहस्यमय परिस्थिति में हो गई। आदमी सो रहे हैं आराम से, रात का टाइम है, सर्दी का टाइम है। 8 बजे मेरे को बोलते हैं कि छोटे भाई का नाम टीटू है कि उसका ध्यान रखना थोड़ा। मैंने क्या हो गया, बस कहते को बता दिया। इतने में मदर ने आके देखा तो आंखें फेर रहे थे, तो मदर ने रोना शुरू कर दिया, अभी जल्दी आ दिलबाग नीचे। मैंने क्या हो गया, कहते तेरे पापा जा रहे हैं। तो हमने उनको नीचे उतार के दिया विया सब कर दिया उनका फटाफट। और जितनी देर में भाग के डॉक्टर को बुला के लाता हूँ उतनी देर में तो चले गए। जैसे मेरी पत्नी गई वैसे मेरे पिता गए थे, और गए भी 48 साल में वो तो। अब ये शायद नवम राहु का ही प्रभाव था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी रिसर्च यही कहती है। और अचानक ही गए, और सूर्य पिता है, हार्ट अटैक से गए। वृक्ष और पौधों के संबंध में इस घर का पर देखें तो वृक्ष या पौधे की जड़ से संबंध होता है, विशेषकर उन पौधों से जिनकी जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं।
किसका होगा? ये कल भी ये पॉइंट आया था ना, जमीन के अंदर रहती हैं, है ना, कल भी आया था शायद, ये अष्टम घर के संबंध में आया होगा। सप्तम में आया भाई। सप्तम में आया था क्या? हाँ, मैदानी दुनिया था, है ना, मैदानी, जहाँ सब्जियों का बताया था हमने। ऐसे पौधे जिनकी जड़ें जमीन में है। मकान के संबंध में यह घर हमारे जद्दी या बुजुर्गी घर का कारक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको मैं बार बार बोल रहा था, जद्दी जद्दी वर्ड। बिल्कुल जी। हाँ पंजाबी वर्ड है। हाँ, उर्दू है लादरी है। अच्छा। यहाँ पर शुभ या अशुभ ग्रह के अनुसार हमारे बुजुर्गों के घर के बारे में जान सकते हैं। शरीर के हिस्से की अब बात करें तो नाक के नथुने और शरीर के अंदर वीर्य की शक्ति का कारक भी ये घर है। इसी घर से हम पिछले जन्म के कर्मानुसार जो लेंगे या देंगे उसके बारे में जाना जा सकता है। अभी पिछला जन्म बिल्कुल क्लियर हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। इस जीवन में हम दूसरों से क्या लाभ उठाएंगे या कितना दे सकते हैं वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यह घर हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में भी वर्णन करता है। उसके साथ ही पिछले जन्म के अनुसार हम उनसे कितना लाभ प्राप्त करेंगे, यह उसका संबंध भी इसी घर से देखा जाता है। 9वें घर का कारक ग्रह तो बृहस्पति है। इस घर में शनि राशि फल का है और बृहस्पति जो है वो ग्रह फल का घर माना जाता है।